तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पर राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये सब शौर्य और पराक्रम का परिचय इस बार हमारी सेना ने दिया है, और संयम का भी। उसकी जितने भी तारीफ की जाए वो कम है। अभी चाइना जो है प्री अप्रैल 2020 पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि वो हटेंगे। तो ऐसे में सर्दियों के वक्त क्या आप समझते हैं कि गलवान जैसा इंसिडेंट फिर से हो सकता है? देखिए, मैं इतना ही देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सेना देशवासियों का मस्तक नहीं झुकने देगी। क्या क्या हुआ है मैं खुलकर नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। लेकिन भारत वासियों का मस्तक झुका नहीं है, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सर, आपने अभी हाल ही में नॉर्दर्न फ्रंटियर की बात और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, ये हमारी बात को मैं समझता हूं सीमा पर बैठा हुआ सेना का जवान भी सुनेगा तो कम से कम ये फक्र के साथ कह सकेगा कि हमारा जो रक्षा मंत्री कह रहा है वो सच बोल रहा है। जी, ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल, यहाँ पर भी ट्रांसग्रेशंस के थ्रेट्स हो सकते हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट सैटेलाइट्स के ज़रिए डेटा एनालिसिस करके वो देख चुके हैं कि वहाँ पर एयर स्ट्रिप्स बन रहे हैं चाइना के, वहाँ पर रोड डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर फोर्सेस जा रही हैं। क्या हमारे फोर्सेस वहाँ पर उसी नंबर के साथ और उसी मतलब वही वैसे ही सक्षम है टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स? देखिए, भारत और चीन के बीच बाउंड्री को लेकर परसेप्शनल डिफरेंसेस लंबे समय से रहे हैं। अच्छा रहा होता कि यह डिफरेंसेस समाप्त हो गए होते, ताकि जिस प्रकार के हालात पैदा हो रहे हैं इस प्रकार के हालात पैदा ही न होते। वैसे पिछली सरकारों ने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी बातचीत करने की, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल सका था। हाँ, यह बात सही है कि चाइना अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जितना मैक्सिमम हो सकता है वो पहले से जो है करता चला आ रहा है, लेकिन भारत भी सीमा पर रहने वाले अपने नागरिकों की सुविधा के लिए, सीमा पर पेट्रोलिंग करने वाले अथवा सीमा की सुरक्षा करने वाले अपने जवानों के लिए भी इधर बहुत ही तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। हम किसी देश से पर आक्रमण करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, इस सोच के साथ नहीं। लेकिन यदि पेट्रोलिंग करने हमारा जवान जाता है तो उसकी सुविधा का हमको ध्यान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान हमको देना पड़ेगा। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सीमा पर यह आवश्यक है, और वह काम कर रहे हैं। सर, आपने कहा था कि पाकिस्तान और चाइना जो है एक मिशन मोड पर काम कर रहे हैं बॉर्डर बाउंड्री को, उनके डिस्प्यूट्स को जिंदा रखने के लिए। तो क्या आप समझते हैं कि 2020 में जो हुआ वो एक इन दोनों मुल्कों की मिलीभगत थी? मतलब एक एकतरफा अटैक नहीं था चाइना से, इनकी मिलीभगत थी, जुगलबंदी थी। क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? मैं इस संबंध में कुछ प्री एम्प्ट नहीं करना चाहता, और हमारी आंख तो सचमुच बिल्कुल जिसे कहा जाए ना, हमारी नज़र तो बस चिड़िया की एक आंख पर होती है। जो हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस चाहे जो भी हो। वैसे हमारी कोशिश यही होती है कि हम सभी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। सर, बट टू फ्रंट वॉर के बारे में तो कई अरसे से बात चल रही है कि ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, होने की बात अलग है। ये टू फ्रंट वॉर हो रहा है, भले ही अटैक ना हो, लेकिन हर किस्म से आप FATF में देख लीजिए, UN में देख लीजिए, किसी तरह से देख लीजिए, इन दोनों मुल्कों की जैसे एक जकड़ हो गई है, चाइना और पाकिस्तान, एक पियर्स ग्रिप जो। देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान तो जब से एग्जिस्टेंस में आया है तब से ही बराबर कुछ ना कुछ नापाक हरकतें सीमा पर उसके द्वारा की जाती रहती हैं। और सीज फायर वायलेशन का जहाँ तक सवाल है, 200, 250, 300, 400 बार बराबर वो सीज फायर वायलेशन कभी कभी महीनों में ही करता रहता है, सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हमारे सेना के जवान बराबर उसको मुंहतोड़ जवाब देते रहते हैं, और भारत के जवानों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि केवल इस पार से ही नहीं, आतंकवाद का सफाया करने के लिए उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की जरूरत होगी तो भारत कर सकता है। भारत के अंदर वह कुव्वत है, ताकत है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। आप क्रॉस बॉर्डर के लिए कह रहे हैं? क्रॉस बॉर्डर जो मुझे कहना था वो कह दिया मैंने। रक्षा मंत्री जी, एक तरफ होता है कन्वेंशनल वॉर,
एक तरफ होता है साइबर, एक तरफ होता है हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर में कई किस्म के टेक्निक्स अपनाए जाते हैं जी। और चाइना जो है, अभी हाल ही में अमेरिका ने दिखाया कि कैसे हाइब्रिड वॉर उनके खिलाफ चाइना ने किया था। मतलब चाइना के कुछ उनकी जो मेन पार्टी है, पार्टी के लोग जो हैं वो थिंक टैंक्स में बैठे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए हैं और वो अंदर से पार्टी का काम यानी चाइना का काम करते हैं दूसरे मुल्कों में बैठकर। और क्या वो हमारे यहाँ भी हो रहा है? हम जानते हैं कि आपकी सरकार ने कुछ ऐप्स बैन किए हैं, पर इसके आगे भी कुछ है? आपके पास कुछ ऐसी इंटेल तो आई होगी जो आप शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि चाइना भारत में भी ऐसे कोशिश कर चुका है, करने वाला है? वैसे दुनिया की जितनी भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों को अच्छी तरह समझती हैं और उससे अपने देश को बचाने के लिए अथवा इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो अपनी व्यवस्था रखती हैं। अब भारत तो अब कोई कमजोर देश नहीं है, भारत ताकतवर देश है। भारत को भी इन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो सब भारत कर रहा है। मैं दुनिया के अन्य किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता कि वह कौन अमेरिका के साथ कर रहा है, कौन रूस के साथ कर रहा है, कौन किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है, इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए, चाहे वो साइबर वार हो, चाहे वो हाइब्रिड वार हो, इन सब सारे चैलेंजेस के खिलाफ जो कुछ भी करना चाहिए भारत तो कर रहा है, और आगे और जरूरत पड़ेगी तो भारत और करेगा। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बहुत अरसे से लोग कहते हैं मैंने आपका सवाल बहुत ही ठीक था, इसमें कहीं दो राय नहीं कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, कि इंडिया समझता है कि वो शांति चाहता है, इसलिए उसके खिलाफ कोई ऐसे अटैक्स होंगे नहीं, पाकिस्तान के अलावा और कोई करेगा नहीं। ये सॉफ्ट स्टेट टैग जो इंडिया को लगा हुआ है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, क्या ये सही है या आप समझते हैं कि ये गलत फहमी है? नहीं, सॉफ्ट स्टेट का क्या मतलब था? सॉफ्ट तो हम हैं, लेकिन स्वाभिमान पर कभी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमारे ऊपर चोट करे, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करे और हम चुप्पी साध कर और हाथ बांध कर बैठे रहें। ऐसा भारत नहीं रहा है। भारत किसी भी सूरत में अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है, और मैं पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह बात मैं कहना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत हमें क्यों नहीं चुकानी पड़े। सर, क्योंकि इस किस्म के वॉर में जो दुश्मन है वो वर्दी पहन के नहीं आता, इसलिए मालूम है, इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल है। और पहचान करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन क्या हमें क्षमता है उसे जानने की और ये जानने की और समझने की कि हमारे खिलाफ ऐसे वॉरफेयर शुरू हो चुका है? मुझे लगता है बहुत पुराने भारत की आप बात कर रहे हैं जी। अब इन सब सारे चैलेंजेस का भी मुकाबला करने की तैयारी भारत की है, और भारत अपनी ताकत को और भी साइबर वार, हाइब्रिड वार, इन सब सारे चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और अधिक ताकत बढ़ा रहा है भी हमारी ताकत इसमें। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। नेशनल सिक्योरिटी जो है हमेशा भारत में एक गवर्नमेंट रोल या गवर्नमेंट ड्यूटी माना जाता था। इसे एक नागरिक को जोड़ना, इसको एक नागरिक के साथ जोड़ना, आम नागरिक को जोड़ना कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो हर नागरिक के लिए एक ड्यूटी है। ये कहने में, ये मैसेज देने में आपकी सरकार थोड़ी बहुत कामयाब रही है पिछले 6 साल में। क्या ये एक सोची समझी एक प्लान था, एक सोचा समझा प्लान था, या फिर ये आपके पार्टी में या आपके मे बी आरएसएस बैकग्राउंड या जो भी है, नेशनल सिक्योरिटी जो है इट्स इन योर नेचर? ये सही है? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में मैं, चाहे पिछली सरकारें रही हूं, मैं किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। क्यों? किसी को नहीं, किसी क्यों को आप नहीं। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर जो भी बन सका है सबने अपनी तरफ से करने की कोशिश की है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पर मेरा मानना है कि कहीं पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी किसी भी सूरत में नहीं चलना चाहिए। जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हो
तो सारे देश को सारे भेदभावों को भूलकर एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए। जितना बन सका पिछली सरकारों ने किया, और आज पिछले 6.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर और प्रबल भावना भारतवासियों के अंदर बहुत पहले से रही है। अब भारत के प्राचीन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, मेडिवल हिस्ट्री हो, तो एंशिएंट हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखिए, बराबर जब भी अपने स्वाभिमान का प्रश्न खड़ा हुआ है, भारत ने सदैव लड़ाई लड़ी है, हजारों वर्ष तक हम लड़ते रहे हैं। जहां आप कहते हैं कि देयर शुड बी यूनानिमिटी, हाँ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 2019 में चाइना ने देखा कि बीजेपी जो है या भारत अंदरूनी मसलों को लेकर इतने उलझन में पड़ गई थी, चाहे सीए हो, आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक का हो। इंडिया वाज इन अ स्टेट ऑफ बबल, और उसमें उन्होंने, चाइना ने एक विंडो देखा और हमला कर दिया। क्या ये सही है? तो इसमें आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी अब उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा और इस देश की परिस्थितियों का मूल्यांकन किस आधार पर किया, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सही क्या? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 2014 के बाद चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती आई हो, हमारे प्रधानमंत्री ने जिस हिम्मत के साथ और जिस संयम के साथ, जिस सूझबूझ के साथ काम किया है और उसमें कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत कभी परेशान नहीं रहा इधर 2014 से लेकर आज तक 2020 समाप्त हो रहा है, इन 6.5 वर्षों में किसी चैलेंजेस को लेकर परेशान हुए हों। इस स्थिति में न तो अपनी प्रधानमंत्री को हमने देखा है, न उनकी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार को पाया है। कभी हम लोगों ने किसी चुनौती को लेकर एकदम बिल्कुल संयम नहीं खोया है। जी। मैं किसान आंदोलन पे आती हूँ अब। आप यू हैव बीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इसलिए आप जानते हैं इस इशू को, आपने बहुत करीब से देखा है जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है इस मुल्क की। आपके टेन्योर के दौरान आपने आई थिंक किसान चैनल शुरू किया था, किसान बहुत प्राइसिंग के ऊपर भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस समय इंटरेस्ट 2003 वाजपेयी जी से अनुरोध किया था। तो पहले जहां 14 to 18% किसानों को अपने कर्ज पर ये इंटरेस्ट देना पड़ता था, तो उसमें बातचीत हुई थी। तो उस समय 8% पहली बार अटल जी के शासनकाल में ही ये हुआ था, और उसमें मुझे भारत के कृषि मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिला था। जी। अब किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर हैं, उनकी डिमांड्स कई सारे हैं। पहली डिमांड तो ये है कि आप ये कानून हटा दें, उन्हें काले कानून कहते हैं, वो हटा दें। इतने सारे हजारों किसान वहाँ पर हैं। आपकी सरकार ने कई टॉक्स किए, कई राउंड ऑफ टॉक्स किए, उन्हें न्योता दिया, बातचीत हो रही है, कई पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं, कई ट्वीट्स जा चुके हैं, स्पीचेस हो चुके हैं, लेकिन आपकी पार्टी से कोई भी बॉर्डर पर नहीं गया हमदर्दी जताने के लिए। ऐसे क्यों लगता है कि आपकी पार्टी के लोग इनसेंसिटिव हैं? देखिए, हमारी पार्टी की किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है, और प्रारंभ से ही। और 2014 क्या, 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है, और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। अब इसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है,
आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। पर एमएसपी को लेकर आप स्टेटमेंट, आप उसमें पॉलिसी में लाते क्यों नहीं है? लिख लीजिए कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, इट्स नॉट देयर। नहीं, बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये पहले भी कहीं एमएसपी था नहीं, पर अब जब नहीं वहम आ गया है तो फिर जब कोई व्यवस्था, मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे। और तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पे बैठे हैं, सचमुच हम जैसे लोगों को भी वेदना है। आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछिए कि मैं मुख्यमंत्री जब था तो उस समय भी बड़ी हुजूम टिकैत साहब के साथ भी हमारे पास लखनऊ में गए हुए थे। मैंने उनका स्वागत किया, अगवानी की, उनसे बातचीत की, समस्या का समाधान निकला था। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। और हमारे कृषि मंत्री से नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, ये सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए, तर्कों के साथ। और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री की मंशा को जानता हूं जी, किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। मैं यह बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूं। पर ऐसे लगता है अब ये तर्क वितर्क से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि किसान अड़ गए हैं कि अब या तो हटेगा ये कानून या मतलब जब तक हटेगा नहीं हम नहीं हटेंगे यहाँ से। बातचीत हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ समाधान उसका निकलेगा, यह मेरा विश्वास और भरोसा है। और मैं हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं